हेलो बच्चों। अब हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ इनफाइनाइट सीट के वजह से हम लोग फाइंड आउट करने जा रहे हैं। हमारे पास एक इनफाइनाइट प्लेट दिया हुआ है जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज है और इसका चार्ज डेंसिटी यहाँ पे दिया हुआ है सिग्मा, जिसे हम लोग डी क्यू बाय डी ए यानी कि सरफेस एरिया भी कंसिडर करते हैं। अब इस चार्ज शीट के वजह से हमें किसी पी पॉइंट पे, ये हमारा पी पॉइंट है, इस जगह पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू फाइंड आउट करना है ड्यू टू दिस होल शीट। अब इसके वजह से अगर हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहते हैं तो इसमें क्या करते हैं कि हम लोग इस पूरे प्लेट में जो पॉइंट से हम लोग यहाँ पे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में देख रहे हैं इधर की तरफ, इस डायरेक्शन को सपोज हम लोग यहाँ पे एक्स कह देते हैं। ये हमारा एक्स डायरेक्शन है और ये हमारा डायरेक्शन जेड है, ये डायरेक्शन वाई। यानी कि अगर हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम लेके चलें तो ये हमारा वाई डायरेक्शन, ये एक्स, देन ये प्लेट की तरफ जेड डायरेक्शन। या उल्टा भी हम लोग लेके चल सकते हैं कि चूंकि हमने इसको जेड माना है तो हम इसे जेड लेके चलते हैं। अब इस पॉइंट से हम लोग जेड डिस्टेंस पे एक dz लेंथ कंसीडर करेंगे और उस लेंथ यानी उस थिकनेस का हम लोग यहाँ पे एक इनफाइनाइट रॉड कंसीडर करते हैं। चूंकि ये सीट इनफाइनाइट है तो इसमें जो ये लेंथ होगा वो हमारा एक रॉड की तरह हो जाएगा। अब इस रॉड की वजह से हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं क्योंकि रॉड का फॉर्मूला हमने पहले फाइंड आउट कर लिया है। अब इसके वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे तो हमें इस रॉड का चार्ज डेंसिटी यानी कि लैम्डा का जरूरत पड़ेगा। और अगर हम लोग लैम्डा निकालना चाहते हैं तो इसे हम लोग कह सकते हैं कि ये हमारा सिंपली हो जाएगा डी क्यू डिवाइडेड बाय ये लेंथ जो भी है एल इंटू डी जेड लिखा जा सकता है इसे। ये यहां पे हमने लेंथ को इन्फिनिटी इसलिए नहीं डाला क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एक जो इनफाइनाइट वैल्यू होता है या फिर जो हम लोग इन्फिनिटी कंसीडर करते हैं वो हमेशा एक रिलेटिव टर्म होता है। कुछ ना कुछ उसका वैल्यू हो सकता है, भले ही वो हमें नहीं पता, या यूँ कहें कि वो हमसे बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली इसे एल लेंथ का कंसीडर कर लिया। तो इस जगह पे हम लोग लिख सकते हैं कि ये जो हमारा डी क्यू बाय लेंथ एल होगा उसे लिख सकते हैं हम लोग लैम्डा यानी कि चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो लैम्डा अपॉन डी जेड यानी कि इस जगह पे लैम्डा इज इक्वल टू हो गया सिग्मा इंटू डी जेड। ये अब अगर हमें लैम्डा मिल गया यानी कि इस रॉड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग आसानी से लिख सकते हैं। और एक इनफाइनाइट रॉड की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होता है वो होता है 2k लैम्डा यानी कि सिग्मा इंटू डी जेड डिवाइडेड बाय डिस्टेंस जो भी हमारे पास है। अब इस जगह पे अगर हम लोग डिस्टेंस लिखें तो काम करते हैं, इसको हम यहाँ लिख लेते हैं डी ई इज इक्वल टू के इंटू लैम 2k इंटू लैम्डा डिवाइडेड बाय डिस्टेंस जो कि यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा रूट अंडर जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यहाँ पे देख सकते हैं ये 90 डिग्री है, ये हमारा लेंथ हो जाएगा। इसको अगर डायग्राम समझ में नहीं आ रहा तो इसे हम लोग ऐसे कंसीडर कर सकते हैं कि सपोज करो ये हमारा एक इनफाइनाइट प्लेट है। इस इनफाइनाइट प्लेट को हमने पूरा चार्ज कर दिया और उसका चार्ज डेंसिटी सिग्मा दिया हुआ है। अब इस प्लेट की वजह से हमें किसी पी पॉइंट पे इससे परपेंडिकुलरली इस जगह पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब इस जगह पे जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो देख सकते हैं ये जो एंगल हमारा बन रहा होगा यहाँ पे वो 90 डिग्री के बराबर बन रहा होगा। तो यहाँ से हम लोग जेड डिस्टेंस इधर ये वाला पॉइंट कंसीडर करके चल रहे हैं। तो इससे जेड डिस्टेंस इधर की तरफ हमारे पास है, तो ये इधर की तरफ यानी कि ये प्लेट के अलोंग है लेंथ जेड और ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारा ये लेंथ होगा वो रूट अंडर जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। अब ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास है जो कि इस डायरेक्शन में है, जैसे इसको हम लोग चेंज करेंगे, पोजीशन चेंज करेंगे, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी चेंज कर जाएगा। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इसको कंपोनेंट्स के फॉर्म में लिखते हैं। अब इसके कंपोनेंट्स अगर एक्स डायरेक्शन में देखें तो ये हमारे पास आ जाएगा डी ई कॉस थीटा और इधर की तरफ ये हो जाएगा डी ई साइन थीटा। अब इससे
आगे सॉल्व करने के लिए हम लोग एक काम करते हैं, एक रॉड जो हमने जैसा इधर कंसीडर करा वैसा ही रॉड हम लोग इधर की तरफ कंसीडर कर लेते हैं। तो जब इधर की तरफ हम लोग रॉड कंसीडर करेंगे तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस एंगल पे आएगा और फिर से इसके दो कंपोनेंट, एक कंपोनेंट जो परपेंडिकुलर होंगे इधर की तरफ और एक कंपोनेंट अलोंग द लाइन। अब इधर की तरफ जो परपेंडिकुलर आएगा वो फिर से d sin थीटा के बराबर होगा जो कि कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ रहा है वो सिर्फ परपेंडिकुलर टू द प्लेट आ रहा है, यानी कि यहाँ पे हमें इंटीग्रेशन सिर्फ d cos थीटा का करने का जरूरत है। तो इस जगह पे अगर हम लोग नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो इस जगह पे लिख सकते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू 2k इंटू सिग्मा, कॉन्स्टेंट है बाहर रख लिया इसे। अब यहाँ पे हमारे पास है dz अपॉन रूट अंडर जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ थीटा। तो अब यहाँ पे फिर से नेक्स्ट स्टेप सॉल्व करने के लिए हम लोग यहाँ पे z को थीटा के टर्म्स में कन्वर्ट करते हैं। उसके लिए हम लोग फिर से यहाँ पे ज्योमेट्री ले लें, तो लिखा जा सकता है tan थीटा इज इक्वल टू z अपॉन r, यानी कि z इज इक्वल टू r tan थीटा। अब z इज इक्वल टू r tan थीटा आ गया तो इसको डिफरेंशिएट अगर कर दें तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं dz इज इक्वल टू r sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। अब इस z और dz के वैल्यूज हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस जगह पे आ गया E नेट इज इक्वल टू 2k इंटू सिग्मा इंटीग्रेशन r sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे r कॉमन ले लें, ऊपर नीचे कट जाएगा, रूट में बच गया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जो कि sec थीटा के बराबर होगा, एक sec थीटा ऊपर नीचे कट जाएगा और फिर बचा हुआ sec थीटा इस cos थीटा से कट जाएगा, मतलब बचेगा ऊपर में सिर्फ हमारे पास d थीटा। तो 2k सिग्मा इंटू इंटीग्रेशन d थीटा। अब इस इंटीग्रेशन का लिमिट अगर हम लोग पुट करें तो ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक लेंथ वाइज जा रहा है, तो लेंथ अगर प्लस इन्फिनिटी है तो उसे हम लोग एंगल -π/2 से +π/2 तक लेके चल सकते हैं, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में एक इनफाइनाइट रॉड के लिए डेरिवेशन के टाइम पे लिया था। तो इसको अगर हम लोग इंटीग्रेट कर लें और k का वैल्यू पुट कर देते हैं उठा के, तो ये हो जाएगा 2 सिग्मा डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू पाई पाई कैंसिल आउट। तो इस जगह पे हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू आ गया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ये जो सिग्मा है कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट और 2 तो कांस्टेंट्स हैं ही। इसका मतलब है कि एक इनफाइनाइट प्लेट के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वो पहला पॉइंट तो ये कि हमेशा परपेंडिकुलर टू द प्लेट डायरेक्शन होगा, और दूसरा वो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता। लेकिन एक चीज को फिर से हमें ध्यान रखना है कि ये तभी तक सही है जब तक प्लेट हमारा इनफाइनाइट है। अब हम प्लेट को इनफाइनाइट कब कहेंगे, तो उस चीज को देखने के लिए एक अप्रोक्सीमेशन ये हमारा होता है कि इस प्लेट के डायमेंशन के कंपैरिजन में अगर इस r का वैल्यू बहुत ज़्यादा छोटा हो, यानी कि प्लेट के बहुत नज़दीक कोई पॉइंट हो, तो वैसे पॉइंट्स को हम लोग वैसे पॉइंट के लिए हम लोग प्लेट को इनफाइनाइट कंसीडर कर सकते हैं। तो एक इनफाइनाइट प्लेट की वजह से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आ गया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। कई बार हम लोग प्लेट को सामने से अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो ये जो हमारा प्लेट हुआ इनफाइनाइट प्लेट, इसको हमने चार्ज यहाँ पे सिग्मा दिया हुआ है, अगर चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, तो इसको हम लोग सामने से देखने के लिए इसको कुछ इस तरह से भी लिख के रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा। रॉड भी कुछ इसी तरह से रिप्रेजेंटेड होता है, लेकिन उसमें हम लोग चार्ज डेंसिटी को देखकर समझेंगे कि वो प्लेट है या रॉड है। तो इस जगह पे सिग्मा है, यानी कि ये प्लेट होगा, तो इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इससे किसी पॉइंट पे, वो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर टू द प्लेट होगा।
और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और यही चीज इस प्लेट के ऑपोजिट डायरेक्शन में भी होगा। मतलब यहाँ पे हम लोग वेक्टर फॉर्म में इसे लिख सकते हैं सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एन कैप, वेयर एन कैप इज यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेट। इधर भी हो सकता है और प्लेट के इस साइड भी हो सकता है। अब इस जगह पे ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आया, तो इसको हम लोग कुछ ऐसा कंसीडर करें कि मान लो हमारे पास एक आइसोलेटेड प्लेट दिया हुआ है। फिर से हम लोग इसे इनफाइनाइट ही कंसीडर कर रहे हैं। तो एक आइसोलेटेड प्लेट है जिसमें एक साइड जो टोटल चार्ज इस पे है वो Q1 है और दूसरे साइड जो चार्ज की वैल्यू है वो डिफरेंट है। सपोज करो ये Q2 है। ये डिस्ट्रीब्यूशन चेंज किसी भी वजह से हो सकता है कि अगर नॉन कंडक्टिंग सीट है तो हमने चार्ज अलग अलग दोनों साइड दिए Q1 और Q2, तो वो ट्रेवल करके एक दूसरे की तरफ मूव नहीं करेंगे। तो ये Q1 और Q2 अगर यहाँ पे दिया हुआ है, अब इसके वजह से अगर हमें कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है तो हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको दो प्लेट कंसीडर कर लेते हैं। एक प्लेट ये और दूसरा प्लेट इधर की साइड। अगर हम लोग मान लें कि इस प्लेट का जो एरिया है इज इक्वल टू कैपिटल ए दिया हुआ है, तो प्लेट का एरिया अगर कैपिटल ए हुआ तो इधर की तरफ जो चार्ज डेंसिटी हुआ सिग्मा 1 इज इक्वल टू, इसे क्या सकते हैं Q1 बाय ए के बराबर हो जाएगा। और इधर की तरफ जो चार्ज डेंसिटी हुआ वो सिग्मा 2 इज इक्वल टू Q2 बाय ए के बराबर हो गया। अब ये सिग्मा 1 सिग्मा 2 अगर हमें पता है तो यह दो प्लेट मानते हुए अगर इनके वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसी की पॉइंट पे लिखें, अगर ये प्लेट इनफाइनाइट सफिशिएंटली कंसीडर करते हैं तो इस पॉइंट पे अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, तो इस जगह पे हम लोग कह सकते हैं कि इधर की तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा सिग्मा 1 की वजह से वो हमारे पास सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। और उसी तरह से इस सिग्मा 2 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर हो जाएगा। सिमिलरली इधर अगर हम लोग देखेंगे तो उनके वजह से भी दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, तो सेम इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ आएगा। तो इस जगह पे हमारे पास इस प्लेट की वजह से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आया वो हुआ सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अब अगर इसे हम लोग चार्ज के टर्म्स में लिखें तो इसे कह सकते हैं ये हमारा Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय 2a एप्सिलॉन नॉट के बराबर हो जाएगा। और Q1 प्लस Q2 को टोटल चार्ज ऑन प्लेट लिख सकते हैं, इसलिए हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू कैपिटल Q बाय 2a एप्सिलॉन नॉट, वेयर कैपिटल Q जो हुआ वो हमारा टोटल चार्ज ऑन प्लेट कह सकते हैं इसे। तो अगर एक आइसोलेटेड प्लेट हमारे पास है इनफाइनाइट शेप का, इनफाइनाइट साइज का, तो उस केस में उसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो सिर्फ और सिर्फ उसके टोटल चार्ज पर डिपेंड करता है। किस सरफेस पे कितना चार्ज है इससे उसको कोई लेना देना नहीं है। यानी कि अगर हम लोग यहाँ पे मल्टीपल प्लेट्स को भी लेकर चलते हैं, अगर सपोज यहाँ पे एक प्लेट ये है जिसपे चार्ज कैपिटल Q दिया हुआ है, ये दूसरा प्लेट है जिसपे चार्ज -2 कैपिटल Q है, और ये तीसरा प्लेट है जिसका चार्ज 3 कैपिटल Q दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन में ये A पॉइंट, ये B, ये C पॉइंट और ये D, तो हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है A, B, C एंड D पॉइंट्स पे। ये जो है वो सारे प्लेट्स हैं, इनफाइनाइट प्लेट्स हैं।
अब हम प्लेट को इनफाइनाइट भी बोल रहे हैं और इसका एरिया हम बता भी रहे हैं कि ए है। ये कैसे पॉसिबल है? तो हम जानते हैं इन्फिनिटी फिर से रिलेटिव टर्म होता है। इस डिस्टेंस के कंपैरिजन में अगर इसका साइज बहुत बड़ा है तो उसको हम लोग इनफाइनाइट प्लेट कहते हैं, और उस इनफाइनाइट प्लेट का एरिया कैपिटल ए है जो कि फिक्स्ड वैल्यू है। तो इस जगह पे अगर इन सारे पॉइंट्स पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो जैसा कि अभी हमने यहाँ पे देखा कि किसी भी प्लेट के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो सिर्फ उसके टोटल चार्ज पे डिपेंड करता है, किस सरफेस पे कितना चार्ज है, इससे उसको कोई लेना देना नहीं है। यानी कि इस ए पॉइंट पे अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे तो एक एक करके सारी प्लेट्स की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज है तो इससे दूर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यानी कि कैपिटल क्यू की वजह से इधर की तरफ आएगा, और ये -2q है तो इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ E-2q आएगा, और ये जो थर्ड प्लेट है उस पॉजिटिव है तो अवे फ्रॉम द चार्ज, यानी कि E/3q के बराबर आएगा। अब इन तीनों का जो नेट सम होगा वो हमारे पास ए पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर हो जाएगा। तो इस ए पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग लिखें तो E at A इज इक्वल टू हो गया Q/2A एप्सिलॉन नॉट प्लस 3Q/2A एप्सिलॉन नॉट माइनस 2Q/2A एप्सिलॉन नॉट, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट A इज इक्वल टू ये हो गया हमारे पास Q/A एप्सिलॉन नॉट। सिमिलरली अगर B पॉइंट पे हम लोग निकालें तो B पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे पहले इस कैपिटल Q की वजह से इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ आएगा, पॉजिटिव चार्ज है E ड्यू टू कैपिटल। अब ये नेगेटिव चार्ज है, अपनी तरफ खींचेगा, यानी कि इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ E ड्यू टू -2Q। सिमिलरली ये 3Q चार्ज जो है वो इसको इधर की तरफ रिपेल करेगा, यानी कि रिपल्शन वाले डायरेक्शन इधर अवे फ्रॉम द प्लेट, ये हो जाएगा E ड्यू टू 3Q। यानी कि इस B पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इज इक्वल टू, हाँ एक चीज यहाँ पे ध्यान रखें, इलेक्ट्रिक फील्ड एट A इज इक्वल टू Q/A एप्सिलॉन नॉट किस तरफ, तो यहाँ पे डायरेक्शन इधर की तरफ आया। तो अगर हम लोग डायरेक्शन कंसीडर कर लें कि ये हमारा प्लस एक्स एक्सिस है, ये हमारा माइनस एक्स एक्सिस है, तो ये हमारे पास -i कैप के डायरेक्शन में आया। और यहाँ पे अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे तो इधर की तरफ 3Q की वजह से, यानी कि 3Q/2A एप्सिलॉन नॉट, और इधर की तरफ Q/2A एप्सिलॉन नॉट माइनस 2Q/2A एप्सिलॉन नॉट, यानी कि इस जगह पे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड एट B पॉइंट जो है वो 0 आ गया। सिमिलरली हम लोग C और D पे भी निकाल सकते हैं। जैसे अगर इस Q की वजह से बात करें तो इधर की तरफ आएगा C की वजह से, ये हो जाएगा Q/2A एप्सिलॉन नॉट। इस -2Q की वजह से देखें तो इधर की तरफ आ जाएगा 2Q/2A एप्सिलॉन नॉट, और इस +3Q की वजह से देखें तो ये अगेन इधर की तरफ आएगा, ये हो जाएगा 3Q/2A एप्सिलॉन नॉट। अब अगर हमें नेट सम देखना है तो 3 और 2 5 माइनस 3 2 5 माइनस 1, यानी कि 4Q/2A एप्सिलॉन नॉट इधर की तरफ आएगा। सिमिलरली अगर इस D पॉइंट पे हम लोग बात करें तो Q और 3Q की वजह से आगे की तरफ, यानी कि डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं 4Q/2A एप्सिलॉन नॉट, और इस -2Q की वजह से टुवर्ड्स, यानी कि 2Q/2A एप्सिलॉन नॉट। अब इनको डायरेक्टली ऐड करके C और D पॉइंट पे हम लोग नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कभी भी कोई प्लेट की वजह से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हमें देखना है तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि उस प्लेट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हमेशा उसके टोटल चार्ज पे डिपेंड करेगा, और टोटल चार्ज के टर्म्स में अगर हम लोग फार्मूला यूज़ करेंगे तो वो हमेशा ये वाला फार्मूला होगा Q/2A एप्सिलॉन नॉट।
चाहे वो प्लेट कंडक्टिंग हो या नॉन कंडक्टिंग हो। अब इस प्लेट से रिलेटेड हम लोग कुछ एक क्वेश्चंस करते हैं। जैसे मान लो एक इनफाइनाइट प्लेट दिया हुआ है जिसपे हमने चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और ये चार्ज डेंसिटी सिग्मा दिया हुआ है, और सपोज ये ग्रेविटी फ्री, यानी कि स्पेस में हम लोग मान लो बात कर रहे हैं। अब इस जगह पे अगर इसके इस पॉइंट से हम लोग एक निगेटिव चार्ज को कुछ वेलोसिटी दें ऊपर की तरफ u एट सम एंगल थीटा, ये चार्ज का वैल्यू माइनस क्यू है और इसका मास m दिया हुआ है। तो इसका मोशन किस तरह से होगा ये हमें देखना है। तो इस जगह पे हम लोग देख सकते हैं कि ये जो इनफाइनाइट प्लेट है, इस इनफाइनाइट प्लेट की वजह से हम जानते हैं कि हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इधर की तरफ होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू अगर देखें तो ये सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होता है इन कैप, यानी कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ अपवर्ड डायरेक्शन में, जैसे इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई एक नेगेटिव चार्ज आएगा, इस चार्ज पे नीचे की तरफ फोर्स लगेगा, और इस फोर्स की अगर हम लोग बात करें तो ये इधर की तरफ F विल बी इक्वल टू Q इंटू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। और ये जो फोर्स है वो इस चार्ज पे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा, और इस एक्सेलरेशन की बात करें अगर तो इसे लिख सकते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू नेट फोर्स, यानी कि एक्सेलरेशन ऑफ चार्ज A इज इक्वल टू Q इंटू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू n, वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो जैसे एक प्रोजेक्टाइल को किसी एंगल पे हमने किसी u स्पीड से प्रोजेक्ट करा, तो जिस तरह से g उस पे इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, उसी तरह से यहाँ पे a उस पे इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा जिसका वैल्यू q इंटू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट n के बराबर होगा। अब ये अगर एक्सेलरेशन निकल गया तो जैसे हम लोग प्रोजेक्टाइल में इसका मोशन देखते हैं, वैसे ही कह सकते हैं कि इसका भी मोशन कुछ इसी तरह का होगा, यानी कि इसमें भी हमारे पास अगर t इज इक्वल टू 0 पे यहाँ से प्रोजेक्ट करा तो इस जगह पे पहुंचेगा और वो टाइम लेगा जिसे हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट कहेंगे। और जैसे टाइम ऑफ फ्लाइट वहाँ पे t बराबर 2u साइन थीटा बाय g होता है, तो g के जगह पे हम लोग यहाँ पे ये एक्सेलरेशन पुट करेंगे जो कि हो गया q इंटू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट m के बराबर हो जाएगा। ये टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया। सिमिलरली जैसे उसमें रेंज होता है वैसे यहाँ पे रेंज भी आएगा, और वहां पे रेंज का फॉर्मूला था u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय g, सॉरी u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। तो g के जगह पे फिर से ये एक्सेलरेशन यानी कि सिग्मा इंटू क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट m। वैसे यहाँ पे हमारे पास मैक्सिमम हाइट अटेंड यानी कि ये हो जाएगा कैपिटल H, और ये हो गया रेंज। तो कैपिटल H यहाँ पे आ जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय अगेन 2g यानी कि सिग्मा क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट m। मतलब हमें सिर्फ एक्सेलरेशन को g से रिप्लेस कर देना है। और भी कुछ अगर बोलता है कि टॉप पॉइंट पे जाके कितनी स्पीड इसकी होगी, ये सब तो सारी चीजें हम लोग प्रोजेक्टाइल समझते हुए इसको सॉल्व किया जा सकता है, क्योंकि प्रोजेक्टाइल में भी हमारे पास एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहता है जो कि टुवर्ड्स द मतलब ग्राउंड हम लोग मान के चलते हैं। तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो टुवर्ड्स द प्लेट है अगर हमारे पास चार्ज निगेटिव है तभी। लेकिन अगर मान लो ये चार्ज पॉजिटिव हो जाता है तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे इस पे फोर्स हमेशा ऊपर की तरफ लगेगा, मतलब इसका मोशन फिर कुछ और ही तरीके से दिया जाएगा, वो भी पैराबोलिक मोशन ही होगा, प्रोजेक्टाइल मोशन टाइप का ही होगा, लेकिन वो कभी वापस नहीं आएगा बल्कि ये ऊपर ही ऊपर चलता जाएगा। अब
इसी प्लेट पे एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सपोज यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज प्लेट दिया हुआ है, इस जगह पे नेगेटिव चार्ज प्लेट है और इस जगह पे एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट दिया हुआ है। दोनों पे चार्ज डेंसिटी हमने सेम रखा है। ये प्लस सिग्मा है और ये माइनस सिग्मा है। इस प्लेट का लेंथ L दिया हुआ है। इस डिस्टेंस के कंपैरिजन में हम लोग इस L लेंथ को बहुत लार्ज रख रहे हैं। और ये लार्ज रखने का रीजन भी ये है कि अगर इसके बीच में हम लोग कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो वो पॉइंट इसके इतना नज़दीक हो कि इसका जो साइज है वो इनफाइनाइट नजर आए, यानी कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म रहे। तो इस जगह पे हम लोग देख सकते हैं पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो ऊपर की तरफ, जो कि सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। अगेन ये जो नेगेटिव चार्ज है उसके वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ आएगा और ये अगेन सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, मतलब टोटल सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा बिटवीन द प्लेट्स। अब सपोज करो कि इस एंड से हम लोग एक इलेक्ट्रॉन को यहां से रिलीज करते हैं। अब इस इलेक्ट्रॉन को यहां पे अगर हम लोग रिलीज करेंगे तो उसके वजह से इसका मोशन किस तरह से होगा और ये कितना एंगल बेंड करेगा ये हमें यहाँ पे बताना है। तो सपोज करो इस जगह पे हमने इलेक्ट्रॉन को कुछ इनिशियल वेलोसिटी दे दी u। ये इलेक्ट्रॉन है, चार्ज हमारे पास -e है और मास m है। तो ये इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ जाएगा और जब ये यहाँ से बाहर निकलेगा उस समय ये टोटल कितना डेविएट किया हुआ रहेगा ये हमें फाइंड आउट करना है। ये क्वेश्चन वैसे एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है यहाँ। तो हमें फाइंड आउट करना है कि फाइंड द डेविएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन इट कम्स आउट ऑफ प्लेट्स। तो इस जगह पे अगर हमें ये थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो देख सकते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, अगेन जी को हम लोग नेग्लेक्ट कर रहे हैं, यानी कि ग्रेविटी जो है वो नेग्लेक्टेड है। तो यहाँ पे जो भी फोर्स लग रहा होगा वो सिर्फ और सिर्फ इसी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लग रहा होगा। हम लोग जानते हैं कि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स होता है F इज इक्वल टू वो Q इंटू ई के बराबर होता है। वेक्टर फॉर्म में देखें तो ये हमारे पास इधर की तरफ होगा, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लग रहा होगा वो हो जाएगा E इंटू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, लेकिन किधर की तरफ, नीचे की तरफ, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है तो फोर्स नीचे की तरफ लगेगा। ऐसे भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन को जब इधर की तरफ देखेंगे, इधर की तरफ प्रोजेक्ट करेंगे तो नेगेटिव चार्ज रिपेल करेगा और पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट करेगा, यानी कि ओवरऑल ये नीचे की तरफ आएगा। तो इस जगह पे अगर ये फोर्स हमारे पास पता है तो जिसे हम लोग मास इनटू एक्सेलरेशन लिख सकते हैं, यानी कि एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी इक्वल टू सिग्मा इनटू ई डिवाइडेड बाय m इनटू एप्सिलॉन नॉट। इस एक्सेलरेशन से ये इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सेलरेट करते हुए नीचे की तरफ आएगा। अब यहाँ पे अगर ये एक्सेलरेट करा तो एक काम करते हैं, इसे हम लोग x डायरेक्शन कंसीडर करते हैं और नीचे वाले को y डायरेक्शन कंसीडर करते हैं। तो x डायरेक्शन में इस पे कोई भी फोर्स नहीं है। इसका मतलब है कि यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि अलोंग x डायरेक्शन एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि इसकी वेलोसिटी जो रहेगी वो कांस्टेंट रहेगी, जो कि पहले u थी। तो हम लोग एक काम करते हैं, यहां से यहां तक पहुंचते हुए इसको कितना समय लगा ये निकाल लेते हैं। तो इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे t विल बी इक्वल टू l अपॉन u।
अब ये टाइम अगर हमारे पास निकल गया तो हमें डेविएशन फाइंड आउट करना था। डेविएशन लिखने के लिए हम लोग कह सकते हैं कि अगर ये वेलोसिटी हमें पता चल जाए और ये वेलोसिटी अगर पता चल जाए तो हम लोग यहाँ पे tan थीटा को सिंपली लिख सकते हैं, ये vy/vx के बराबर हो जाएगा। तो vy/vx ये निकाल लें तो हमारे पास tan थीटा निकल जाता है। अब vy निकालने के लिए y डायरेक्शन में हमारे पास एक्सेलरेशन पता है, ay इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई डिवाइडेड बाय m इंटू एप्सिलॉन नॉट। एक्सेलरेशन पता है, साथ ही साथ इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y डायरेक्शन इज इक्वल टू 0। तो हम जानते हैं कि vy इज इक्वल टू uy प्लस ay इंटू टी, v बराबर u प्लस at। ध्यान रहे ये इक्वेशन हम लोग तभी इस्तेमाल कर रहे हैं जब ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो v इज इक्वल टू u प्लस at, यानी कि यहाँ पे हमारे पास vy इज इक्वल टू आ गया सिग्मा इंटू ई अपॉन m इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू टी। टी की बात करें तो ये हमारे पास l अपॉन यू के बराबर है। तो ये y डायरेक्शन का स्पीड। अब इस जगह पे अगर हम लोग tan थीटा लिखें तो tan थीटा इज इक्वल टू vy बाय vx, यानी कि tan थीटा इज इक्वल टू vy सिग्मा ई l डिवाइडेड बाय m एप्सिलॉन नॉट इंटू u, अगेन vx जो कि u के बराबर है। तो ये u स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे हमारे पास थीटा का वैल्यू आ गया जो कि डेविएशन है tan इनवर्स सिग्मा ई एल डिवाइडेड बाय m एप्सिलॉन नॉट u स्क्वायर। ये टोटल डेविएशन है। अब यही मेथड हम लोग इलेक्ट्रॉन गन में इस्तेमाल करते हैं। जैसे पहले जो कैथोड रे ट्यूब आता था, यानी कि बड़ी वाली जो मोटी वाली टीवी आती थी, उसमें हम लोग इस चीज़ का इस्तेमाल करते थे कि एक इलेक्ट्रॉन गन है हमारे पास यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन को लगातार प्रोजेक्ट कर रहा है। अब यहाँ पे हमारे पास वो स्क्रीन है टीवी वाला, उस स्क्रीन पे जाके ये इलेक्ट्रॉन को टकराने हैं और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन जाके टकराएगा उसी जगह पे ब्राइट स्पॉट फॉर्म करेगा और उसी ब्राइट स्पॉट से हमारे पास सामने इमेजेस बनते हुए नजर आते हैं। तो जो हमारा सीआरटी ट्यूब यानी कि पुराना वाला जो टीवी था वो कुछ इसी एप्लीकेशन पे बेस्ड था, जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का कॉम्बिनेशन कुछ इस तरह से लेके चलते थे कि वो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन बताता था कि किस तरफ इलेक्ट्रॉन को मूव करने देना है। ये सपोज करो पिक्चर ट्यूब है, और यहां पे कहीं इलेक्ट्रॉन गन था। अब इस इलेक्ट्रॉन गन से यहां पे इलेक्ट्रॉन को ये फायर करते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है उनका मोशन यहाँ पे जहाँ पे पड़ेगा उसी जगह पे ब्राइट स्पॉट यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो उसके लिए यहाँ पे कुछ प्लेट का हम लोग इस्तेमाल करते थे कि ये हमारा निगेटिव प्लेट और ये कुछ इस तरह से पॉजिटिव प्लेट, जिसका डायरेक्शन हम लोग चेंज भी कर सकते हैं। जब इलेक्ट्रॉन को हमें नीचे मूव करवाना रहेगा तो नीचे पॉजिटिव रखेंगे, अगर इलेक्ट्रॉन को ऊपर की तरफ मूव करवाना रहता तो हम लोग ऊपर की तरफ पॉजिटिव रखते। और ये सिर्फ ऊपर नीचे इन दोनों को रखने के साथ साथ हम लोग वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का भी इस्तेमाल करते थे, जो अभी नहीं बल्कि आगे आने वाले चैप्टर्स में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रॉन के मोशन को भी गवर्न करता है या किसी चार्ज के मोशन को गवर्न करता है। तो यहाँ पे ये जो चार्जेस के पॉइंट्स हैं, मतलब ये जो हमारे पास चार्ज प्लेट्स हैं, वो ये डिसाइड करेंगे इनके मैग्नीट्यूड के हिसाब से कि ये इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ तक मूव कर सकता है, और जहाँ जहाँ ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे उन जगह पे जाके ये ब्राइट स्पॉट फॉर्म करेगा। अब ये जो ब्राइट स्पॉट यहाँ पे बना वो देख सकते हैं यहाँ पे सिग्मा पे डिपेंड करेगा, क्योंकि मास एप्सिलॉन नॉट ई और एल ये सारे कांस्टेंट्स हैं, सिग्मा और यू पे डिपेंड करेगा। तो इस इलेक्ट्रॉन को किस स्पीड के साथ हम आगे भेज रहे हैं और कितना हम लोग यहाँ पे चार्ज डेंसिटी रख रहे हैं
उस पर निर्भर करेगा कि ये पिक्चर ट्यूब पे ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाके स्ट्राइक करेगा और किस जगह पे वहाँ पे इमेजेस फॉर्म करेगा। जैसे यहाँ पे ये टकरा रहा है तो इनको अगर हम लोग जोड़ते चले जाएं तो उस तरह से वहाँ पे पिक्चर देखने को मिलता है। तो ये हमारा हो गया वर्किंग ऑफ ओल्ड टीवीज जो कि CRT पे बेस्ड थे, यानी कि कैथोड रे ट्यूब कहते हैं इसको। अब ये कैथोड रे ट्यूब क्यों कहते हैं, तो वो हम जानते हैं, केमिस्ट्री में भी ये चीज पढ़ने को मिलता है हमें कि कैथोड रे यानी कि इलेक्ट्रॉन के स्ट्रिंग्स को हम लोग कैथोड रे कहते हैं, इसलिए इसे कैथोड रे ट्यूब नाम दिया गया, यानी कि CRT ट्यूब नाम दिया